हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी ग्रुप ए का फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है आपके। अभी ग्रुप बी, सी और डी बाकी हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और हमारे लिए भी एक गुड न्यूज यही है कि जो बच्चों को रिकॉर्डेड कोर्स में करवाया गया था उसी टाइप के क्वेश्चन पुट आउट हुए हैं। 8 के 8 क्वेश्चन उसी पैटर्न के बने हैं, कुछ नया नहीं पूछा है। अगर कोई मुझसे बोले पेपर के लेवल का, तो मैं यही बोलूंगा क्वेश्चन डुएबल थे, किए जा सकते थे। अब हम गिने चुने आप लोगों के लिए लगभग 50 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज की एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। और जो विद्यार्थी ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के हैं, वो इस क्लास को एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। क्या पता आप लोगों के इसी क्लास से या इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास समय भी कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे हम। देखिए, जैसे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बेटा इस टाइप के फैक्टर के क्वेश्चन जनरली बन रहे हैं आप लोगों के। वो बोल रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 6 बराबर एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 है तो एम का मान। कंपैरिजन का क्वेश्चन अभी ग्रुप ए के पेपर में पूछा भी गया है। तो बेटा देखिए, करने का एक नॉर्मल सा तरीका होता है इन क्वेश्चंस को सभी को। आपको क्या करना है, इसके बराबर में जो है तुलना कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा सर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किया एक्स स्क्वायर, प्लस फिर एक्स का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x, फिर 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। यानी पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर 2 का गुणा इन दोनों से, तो ये बन गया 3 और 2 5x प्लस में 6। बेटा तुलना कर दो दोनों की। ये लीजिए, अगर मान लीजिए इन दोनों की तुलना करते हैं, यहाँ पे m था ना, तो ये था आपके m और ये था आपके x। दोनों की तुलना करने पर अगर हम कंपैरिजन कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, तो यहां से आप लोगों के m का मान कितना आ जाएगा 5। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस टाइप का। आप लोगों को आराम से इस टाइप का क्वेश्चन करना है बच्चों। फिर हम आगे चलेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो इसका मान पूछा। बेटा देखिए, इससे पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं, आप सभी बच्चों को माइंड में रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये जनरल फॉर्मूला है आपका। ये बराबर होता है बच्चों आप लोगों की a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में आ जाता है आप लोगों के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आपको पजल नहीं होना, इतना लंबा याद भी नहीं रखना। वो कह रहा है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम भी। याद रखना, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, बच्चों ये 0 हो गया ये वाला, तो 0 का गुणा किसी से भी करो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये भी किसके बराबर होगा बेटा 0 के। यह आप लोगों को सभी को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। बेटा तीनों में देखिए एलसीएम देखिए क्या मिल रहा है, वाई वाई एक्स जेड यही मिल रहे हैं, तो एलसीएम आ गया एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बच्चों एक्स वाई जेड एलसीएम आ गया, वाई से वाई जेड कटा, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब, प्लस जेड एक्स से जेड एक्स कटेगा, वाई का गुणा वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब, प्लस में आ गया जेड क्यूब। बेटा मैंने अभी बताया, देखिए अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 ये दिया हुआ है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 ये दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3abc, बेटा इधर आके क्या होता है प्लस 3abc। इसी प्रकार एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3x वाई जेड, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, और बटे में आ जाएगा एक्स वाई जेड, कट जाएगा बेटा। ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 3। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 किया है वो राइट होगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, फैक्टर का क्वेश्चन है, किसी प्रकार घुमा के पूछा जा सकता है, हमारी मूल किताबों से लिया क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों देखिएगा, सब ध्यान दो, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एक्स। बेटा ए का भाग दे दो, अलग अलग कर दो, ए स्क्वायर में ए का भाग देंगे ए, माइनस एक में एक का भाग देंगे तो ये आ गया आपके पास 1/a, माइनस में आ गया प्यारे बच्चों एक, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा ए से करेंगे माइनस का ए एक्स, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स अपॉन ए, और माइनस में चल रहा है बेटा एक। इन दोनों में अगर देखा जाए बेटा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों के अंदर कॉमन ले लो एक्स, तो अंदर बच गया एक्स माइनस ए, प्लस बेटा पूरे में एलसीएम आ गया हमारे पास ए, ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पूरे के अंदर बेटा आप ध्यान से देखना है हमको क्वेश्चन को। यहाँ से हमने ए ले लिया, मान लो कॉमन, एलसीएम ले लिया ए, तो ये बचेगा एक्स माइनस ए का गुणा एक से होगा तो ये आ जाएगा माइनस का ए। ओके रिपोर्ट है। अब बच्चे लोगों ध्यान दो, यहां इसको लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स माइनस ए प्लस ए को बाहर लिख दो अलग से, एक बटा ए, अंदर आ गया एक्स माइनस ए। हमने केवल इस ए को पहले लिखा है, नथिंग एल्स। दोनों में एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है तो ये लीजिए, यहां बच गया एक्स प्लस यहां आ गया एक बटा ए। ये होंगे बेटा इस दोनों के, इस पूरे बहुपद के आप लोगों के गुणनखंड। ठीक है, तो यहां से जो भी बीजीय व्यंजक दिया इसके गुणनखंड आ गए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस वन अपॉन ए, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल क्वेश्चन है, ओपन करना है, कॉमन लेना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा इसका एक गुणनखंड है। बेटा फॉर्मूला लगाना है केवल, ए प्लस बी का क्यूब होता है बेटा, आप सभी को पता है, मैं अलग से लिख देता हूं, बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी बेटा, और इसी प्रकार एक्स क्यूब। ओके, माइनस में आपको करना है, यानी इसमें से घटाना किसको है, इसमें से घटाना है इसको, ये लीजिए, यानी माइनस में क्या करना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये लीजिए। तो ये तो कट जाएंगे सारे, माइनस कर दिया हमने, जोड़ा तो रिजल्ट बचेगा 3xy एक्स प्लस वाई। हमारे पास रिजल्ट ये बचेगा, यानी इस फॉर्मूले में से हमें इसको माइनस करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है बेटा। अब देखिए बचेगा क्या, इन गुणनखंडों की बात करें तो कहीं पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy भी नहीं आ रहा, न ये वाली टर्म आ रही एक्स वाई स्क्वायर। इसको अगर अंदर सोल्व करेंगे, पहले एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई प्लस फिर वाई का गुणा हो जाएगा तो 3xy स्क्वायर। बेटा ये कह रहा है एक्स वाई स्क्वायर, बेटा दोनों में एक्स वाई स्क्वायर नहीं आ रहा तो ये गुणनखंड नहीं होगा। एक्स वाई दोनों में आ रहा है, देखो इसमें भी एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई, तो ये 4 नंबर हो जाएगा केवल। ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे डालना इन्होंने, तो आंसर आ जाएगा केवल 4। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आप लोगों के, और कुछ भी नहीं करना था। अगला देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है। आपको पता है बेटा, क्यूब की बात करें यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर n हो तो आपको पता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है ना, इसमें बराबर होता है n क्यूब माइनस 3n के। लेकिन ये होता कब है, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की टर्म हो, यानी इसको बदलना पड़ेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स में, ताकि क्यूब वाला कंसेप्ट लगा सके। एक काम करते हैं, पलट देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटे में आ गया x बराबर आ गया 4 बटे, पलट दिया। अलग अलग भाग दे देते हैं बेटा सभी में x का, तो ये आ गया x माइनस 2x में x का भाग देते हैं, चाहो तो इसको पूरा अलग अलग लिख लो, ये लो एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 2x बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर 4 बटे 1। x का भाग देंगे तो x माइनस x से x कट गया 2 प्लस का 1 बटे एक्स बराबर आ गया 4। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा बेटा, तो x प्लस 1 बटे एक्स बराबर आ गया 4 प्लस 2 यानी कि 6। ये लीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 6। सो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको 6 दिया है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर n का क्यूब यानी 6 का क्यूब माइनस 3n यानी 3 गुणा 6, 6 का क्यूब 216 माइनस 3 6 कितना आ गया 18। 216 में से 18 को घटाएंगे बेटा, आंसर आ जाएगा 198 यानी 198। तो जिन भी बच्चों का आंसर 198 आया था वो राइट है, जिन भी बच्चों का आंसर 198 यानी 198 आया है वो बिल्कुल राइट होगा बच्चों। कंसेप्ट माइंड में रखना है, दो चीजें माइंड में रख लो। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर n कोई भी संख्या हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है, आप लोगों के सीधा स्क्वायर करना है और 2 घटाना है। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर हो जाता है बेटा n क्यूब माइनस 3n, और x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का एक छोटा कंसेप्ट बनाया है मैंने। घात होती है 2 वाली घात का गुणा 3 वाली घात से करो, 2 तिया 6, 5 चाहिए तो माइनस 1 घात कर दो, आगे आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। एम स्क्वायर माइनस 11m प्लस 1 बराबर 0। बेटा स्क्वायर निकालना है तो पहले इसे m प्लस 1 अपॉन m की टर्म में बदलो। हम क्या करते हैं, पूरे को m से भाग दे दो, पूरे को, तो ये बनेगा m माइनस 11 प्लस 1 बटे m बराबर 0, माइनस का 11 इधर आ जाएगा बेटा, तो ये बन गया m प्लस 1 अपॉन m बराबर
-11 इधर जाके क्या हो जाएगा, +11। ठीक है बच्चों, अब m+1/m बराबर 11 आ गया, तो m² + 1/m² = आ जाएगा 11² - 2। 11 का स्क्वायर 121 - 2, आंसर आ जाएगा 119। ये लीजिए, सो राइट आंसर आ गया आपके पास 119 यानी कि 119। अगले क्वेश्चन में देखिए पावर 5 पूछिए बेटा। मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी, 2 × 3 - 1 की, यानी घात 2 भी चाहिए, घात 3 भी चाहिए, घात 1 तो दी हुई है क्वेश्चन में। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहली चीज x² + 1/x² बराबर होगा n का स्क्वायर -2। 3 का स्क्वायर 9 - 2 आ गया 7। x³ + 1/x³ बराबर होगा n³ - 3 × n। n का मान है 3। क्लियर है बेटा? 3 का क्यूब कितना आ गया, देखिए 3 का क्यूब आ गया 27 - 9 18। तो बेटा x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 क्या होगा? अभी बताया था घात 2 का गुणा 3 से करो और घात 1 घटाओ। बेटा घात 2 का मान है 7, घात 3 का मान है 18, माइनस घात 1 का मान है 3। 18 × 7 = 126 - 3, आंसर आ जाएगा 123। ये लीजिए, ये भी आप सभी बालकों को करके जाना है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है आप लोगों को, और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। अगला कह रहा है एक बहुपद को x - 1 के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो बेटा देखिए, शेषफल प्रमेय से जो भाजक होगा उसको 0 के बराबर रख देते हैं। x - 1 बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो हमें x का मान कितना मिल जाएगा, 1। देखिए शॉर्टकट बता रहा हूं, मोस्टली जो बच्चे हैं आप लोगों के जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, उन सभी को एक ही सलाह दूंगा, जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर रख दिया करो। अगर वो गुणनखंड है तो सेटिस्फाई करेगा, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो गुणनखंड होगा। सो बच्चे लोगों, अब देखिए चलते हैं, यहां से x का मान 1 रख देते हैं इसमें, तो f(1) = 1 की पावर 4 - 3 × 1 का स्क्वायर + 2 1 + 1 1 की पावर 4 1 - 3 + 2 + 1। बेटा 2 + 1 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, 1। सो शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। ये रिमाइंडर थ्योरम है। वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। मिलान करने वाले क्वेश्चन आगे देखिए बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 4 वास्तविक मूल उसी के होंगे जिसकी घात 4 होगी। याद रखना बेटा, जितने घात का बहुपद होगा अधिकतम उसके उतने ही मूल होंगे, उतने ही शून्यांक होंगे, उतने ही जीरोज होंगे। पावर 4 है बेटा, पावर 4 वाले का आंसर 3 ही होगा, यानी 100 में 3 आएगा। 100 में 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, चेक कर लेते हैं। x³ - 8 फॉर्मूला, इसको लिख सकते हैं x³ - 2 का क्यूब, यानी a³ - b³। बेटा यहाँ माइनस आ रहा है तो बाहर माइनस आ जाता है, a - b a² + b² + ab, यानी कि 2x। गुणनखंड आ गया x - 2, ये इसमें मिल रहा है। x³ + 27 है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा बेटा, ये इसमें मिल रहा है। x² + 16, तो x² बराबर आ जाएगा -16। बेटा इसका वर्गमूल लेंगे तो x बराबर आ जाएगा √ में -16। क्लियर है बेटा? √ में माइनस आ जाता है तो ये वास्तविक नहीं होता, काल्पनिक होता है। यानी ये लीजिए, चारों सेटिस्फाई हो रहे हैं। जरूरी नहीं है आपको हर को सेटिस्फाई करना, ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया करो बस। कौन सा ऑप्शन आप लोगों के सेटिस्फाई कर रहा है वो राइट है। एक बहुपद जो विभाजित करने पर भागफल एवं शेषफल देता है। बेटा एक चीज देखिएगा सारे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, जो इससे भाग देने पर भागफल दे रहा है, शेषफल दे रहा है, बहुपद निकालना है। भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाजक है x² + x + 1 गुणा भागफल है x - 2 प्लस में शेषफल है 3। गुणा कर दो, पहले x से गुणा करो सभी को, तो x³ + x² + x, ये लीजिए। फिर -2 से गुणा करो तो -2x² -2x -2। ठीक है,
प्लस में आ गया 3। अब सोल्व करते जाओ। उच्चतम घात एक्स क्यूब, बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, एक एक्स में से 2x घटाओगे तो माइनस का एक्स आ गया, 3 में से 2 घटाओगे तो प्लस का आ गया 1, ये बचेगा लास्ट में, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो राइट आ जाएगा पहला। बेटा इंपॉर्टेंट कर लो, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, आप सभी बच्चों के बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे कि वो बोल रहा है कि इसका एक गुणनखंड x माइनस 2 है। बेटा गुणनखंड है तो सेटिस्फाई करेगा बहुपद को, तो बराबर 0 रखने पर ये लीजिए, तो यहां से x का मान क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं इसमें, ये लीजिए, तो ये बनेगा 2 का क्यूब प्लस k इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2 माइनस 24 बराबर 0। 2 का क्यूब 8 प्लस 4k माइनस 2 2 4 माइनस 24 बराबर 0। ओके है बेटा, ये आ गया माइनस का 28, ये आ गया प्लस का 8, 8 में से 28 घटाओगे तो ये आएगा 4k माइनस 20 बराबर 0। माइनस का 20 उधर भेज दो, तो 4 के बराबर आ गया 20, 4 से 20 को काटोगे तो k बराबर कितना आ जाएगा 5। तो जिन भी बच्चों ने k का मान आप लोगों के 5 किया है वो राइट हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी बच्चों के द्वारा आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि माना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। बेटा देखिए इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से करने वाले हैं। वो क्या बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब क्या है, दोनों के वर्गों का योग 1 आ रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब हो जाएगा, बेटा देखिए अपरिमेय तो कोई वैल्यू है नहीं, अपरिमेय तो कोई वैल्यू है नहीं, इसका मतलब इन दोनों में से एक टर्म 0 होगी। ए को 0 रखो या बी को 0 रखो, एक को 0 रखोगे और दूसरी को 1 रखोगे तो सेटिस्फाई। तो मैं एक काम करता हूं, माना अब रखना किस हिसाब से 0 है, देखिए पहली कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 और एक कंडीशन थी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1। अपने एक काम करते हैं, माना इसमें ए का मान ले लेते हैं 1, बी का मान ले लेते हैं 0। क्लियर है। अब अगली में देखिए बेटा ध्यान रखना, ए और सी दोनों में से एक को 0 रखना है, दोनों में से एक को 0 रखना है, तो सी को 0 नहीं रखेंगे, तो सी को 1 मान लेते हैं, डी को 0 मान लेते हैं। देखते हैं सारी कंडीशन अब सेटिस्फाई हो रही है। पहली सेटिस्फाई होगी, दूसरी सेटिस्फाई ए सी प्लस बी डी, ए का गुणा सी से करो, 1 मिनट, अच्छा ये 0 आना चाहिए, तो बेटा सी को भी अपने को क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा। समझाता हूं, इन दोनों में से एक चीज 0 होगी, तो मैं एक काम करता हूं, सी को 0 मान लेता हूं, डी को 1 मान लेता हूं। ओके रिपोर्ट है। ए सी यानी 1 गुणा 0 0 प्लस बी डी 0 गुणा 1 0, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी आपको पता चल गया कौन कौन सी वैल्यू इन दोनों में लेनी है। अब वो बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है। पहली कंडीशन केस 1, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 1 सेटिस्फाई। केस नंबर 2, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी की जगह कितना है बेटा 0, डी की जगह 1 है तो 0 प्लस 1 बराबर 1 सेटिस्फाई। ए बी प्लस सी डी बराबर 0। तीसरा केस ए बी 1 गुणा 0 0 प्लस सी डी 0 गुणा 1 0 बराबर 0 सेटिस्फाई। बेटा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कब, जब आपने इन दोनों केसेस में वैल्यू को माना है ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर 0, डी बराबर 1। तो तीनों वैल्यू सत्य हैं सभी सत्य है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 राइट। जिन भी बच्चों ने किया ऑप्शन नंबर 3, वैल्यू पुट करके करोगे ना बेटा आपके लिए इजी रहेगा। आपको लगे डिटेल में करना है तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा सभी बच्चों के लिए। अगला कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k के सभी शून्यांक। बेटा जीरोज बोलते हैं, यानी कि बहुपद के अंदर या बीजीय व्यंजक की बात करें तो ऐसे मान होते हैं जिन्हें चर राशि के स्थान पे रख दें, वेरिएबल की जगह पे रख दें, तो कंप्लीट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल हो जाता है बेटा। इस प्रकार के शून्यांक की ये दिया हुआ है बेटा। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के जीरोज अल्फा एंड बीटा है, अतः बेटा शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। बेटा इस माइनस बी बटा ए का मतलब जानते हो आप सारे,
मैं बताता हूं। इसका मतलब होता है बच्चों, माइनस में b का मतलब होता है x का गुणांक, बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कीजिए, ये मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ये लीजिए, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी का मतलब अचर पद बटे में ए। ठीक है, अब तुलना कर दो बेटा। देखिए यहां x का गुणा कितना है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर 5 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है सर 2 है। सी अपॉन ए, सी का मान कितना है बेटा, सी का मान है के, अपॉन में आ गया 2। ये दोनों मान निकालने थे बच्चों। गिवन क्या है, दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा बराबर है 21/4। आपको पता है मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। मुझे तो अल्फा बीटा ही चाहिए, यानी इसमें से अगर मैं अल्फा बीटा घटा दूं तो ऊपर वाली टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है थोड़ा चेंज करके। क्यों बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी चाहिए, तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से ab को घटा दिया। ठीक है, सो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा लगा दो, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा था माइनस का 5/2, तो ये बन जाएगा माइनस के 5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा था k/2 और बराबर में चल रहा है बेटा 21/4। क्या मिल गया मुझे, 25/4 माइनस k/2 बराबर है 21/4। सही है बच्चों, प्लस का 21/4 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। सो 25/4 ओके माइनस 21/4 बराबर आ गया बेटा k/2। इस पूरे का एलसीएम आ गया 4, ऊपर है 25 और 21 का अंतर, 25 माइनस 21 होते हैं बेटा 4/4 कट गया 1, तो 1 बराबर आ गया k/2। बच्चों बटे का 2 ऊपर चला जाएगा तो k बराबर 2 एकम 2। ये लीजिए, तो आंसर आ गया आपके ऑप्शन नंबर 2। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, ये चीज याद रखना बेटा, और ये भी आपको माइंड में रखना है। अगर आपके बहुपद या शून्यांक दे के बहुपद पूछ ले तो याद रखना एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस में होता है मूलों का गुणनफल। ये लीजिए, ये आप लोगों का एक तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो या द्विघात, आप बहुपद बोल सकते हो निकालने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 की पावर x माइनस वाई बराबर 243। बेटा बेस इक्वल होने चाहिए, 3 का क्यूब होता है 27, पावर चल रही है x माइनस वाई, 3 9 27 81 243 ही होता है 3 की पावर 5। 7 की पावर x प्लस वाई बराबर, बेटा 7 का क्यूब 343 होता है, 343 को 7 से गुणा करने पर 2401 आता है, तो ये 7 की पावर 4। ओके रिपोर्ट है बच्चों। अंदर इनको दोनों को देखिए बेस इक्वल है, आधार समान है। आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि आधार समान हो तो घातें भी समान होती है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 5। 3 का अंदर गुणा कर दिया बेटा, और इधर है x प्लस वाई बराबर 4, इधर है x प्लस वाई बराबर 4। गुणांक इक्वल करने के लिए हम एक काम करते हैं बेटा, इसको भी पूरे को 3 से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3y। ओके रिपोर्ट है, बराबर 4 3 12, जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे ये कट जाएगा, 3 और 3 आ गया 6x बराबर 12 प्लस 5 17, प्लस का ये गुणा का 6 इधर आके भाग में आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 17/6। बेटा x का मान 17/6 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये लो y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, 7/6 ही आएगा। फिर भी y का मान निकालने का मन करे ना बेटा आप लोगों का, तो x का मान दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देना, इसमें रख दो उसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, 17/6 प्लस y बराबर 4। ठीक है, प्लस का 17/6 इधर आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 17/6। ओके रिपोर्ट है बेटा, इसके अंदर पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने बोला है x प्लस वाई बराबर 4 है, x की जगह आपने निकाला है 17/6। ओके रिपोर्ट है बेटा, जैसे ही आपने इसका मान 17/6 रखा, प्लस में y बराबर 4 आ गया, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 17 बटे में आ गया 6, 24, 6 चौके 24 माइनस 17 बटे में 6,
तो 24 में से 17 घटाओगे तो 7 आएगा, बटे में आ गया 6। दोनों वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है x बराबर 7 + 4 √3। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, x बराबर है 7 + 4 √3, xy बराबर 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/x। तो ये लो, यहां से y बराबर आ जाएगा 1/x की जगह रख दो 7 + 4 √3। जब भी कोई वैल्यू आ जाती है अपरिमेय, हर में, नीचे, बटे में, तो परिमेयीकरण कर दिया करो। परिमेयीकरण मतलब ऊपर भी गुणा कर दो विपरीत चिन्ह से, और नीचे भी बेटा 7 - 4 √3। रैशनलाइजेशन कर दिया, आपने कर दिया है इस कंप्लीट का परिमेयीकरण, रैशनलाइजेशन बेटा। तो बेटा y बराबर आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 7 - 4 √3। नीचे ध्यान से देखो, सेम संख्याएं आ रही है, a + b a - b। बेटा आपको पता है a + b a - b बराबर होता है a² - b² के। a + b a - b बराबर होता है a² - b² के बच्चों। तो नीचे आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर। बेटा 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, 49 माइनस 48 बराबर आ गया 1। तो नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो y बराबर आ गया 7 - 4 √3, और x का मान है 7 + 4 √3। सही बात है, हमें निकालना है 1/x² + 1/y² का मान। सारे बच्चे देखिए, ऊपर आ जाएगा x² + y², नीचे आ जाएगा x² y²। एलसीएम लेके हमने इस रूप में इसको लिख दिया। बेटा ऊपर वाली टर्म को आप बोलो तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, चाहो तो अलग अलग लिख दो, नहीं तो ये भी लिख सकते हो, x + y² माइनस 2xy। क्योंकि जब इसे खोलोगे तो ये बनेगा x² + y² + 2xy। उसमें जब 2xy को घटाएंगे तो ये सेम आ जाएगा रिजल्ट। बटे में चल रहा है xy का होल स्क्वायर यानी x² y²। ठीक है बच्चों, अभी सोल्व किया है बेटा। देखो अगर x + y निकालें, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 √3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये बन जाएगा 14 का स्क्वायर यानी x + y का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा xy का मान दिया हुआ है 1 बटे में xy का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 196 माइनस 2/1 यानी आंसर आ जाएगा 194। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व किया जा सकता है, डुएबल है बेटा। आप अगर अच्छे से करोगे, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, परिमेयीकरण का मतलब होता है जो हर में मान दिया हुआ है वही रखना है, चिन्ह परिवर्तित करके अंश और हर से गुणा करना है, बस दैट्स इट। अगला क्वेश्चन x + 1/x = 2 है बेटा। याद रखना तभी संभव है जब बेटा 2 का मतलब क्या है, ये भी 1 आ जाए, ये भी 1 आ जाए, यानी जब x बराबर कितना हो 1। याद रखना, तो ही तो बनेगा 1 + 1/1 1 और 1 2, और मैथ में कहीं सॉल्यूशन नहीं है। तो x की पावर n + 1/x की पावर n, ये भी किसके बराबर होगा 2 के। n का मतलब कोई भी घात रखो बेटा, तो ये भी किसके बराबर आ गया 2 के। अगर ये बोलता है x की पावर 100 + 1/x की पावर 100, तो ये भी क्या आ जाता 2। लेकिन अगर ये होता x की पावर 100 - 1/x की पावर 100, तो बेटा x की जगह तो 1 आ गया, माइनस ये भी 1 बन गया, कितना आ जाता 0। आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान देना है, बस दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, n के किस मान के लिए x की पावर n - a की पावर n का एक गुणनखंड होगा। अब बच्चों बोर्ड पे देखो, सारे मैं सारी चीजें समझा देता हूं। x की पावर n - a की पावर n, और ये x + a गुणनखंड होगा। अब देखिए दो रूप बनते हैं, पहला तो है इसको लिख सकते हैं x² - y², n बराबर 2 रखा, n बराबर 3 रखो, तो ये बनेगा x³ - y³। सही बात है बेटा। a² - b² को खोलोगे तो ये बनेगा a + b a - b। इसको खोलोगे विषम घात वाले को तो ये बनेगा x³ - y³ का मतलब माइनस है तो कॉमन ले लो, माइनस को अंदर आ जाता है x² + y² + xy। ये लीजिए, ये आप लोगों को सभी को पता है। अब इसने बोला है x + a गुणनखंड होना चाहिए, बेटा इसमें तो प्लस कभी आ नहीं रहा, यानी कि विषम तो ले ही नहीं सकते। अब देखिए बेटा, घात 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, यानी प्लस वाला और माइनस वाला भी। तो
इसका x प्लस ए कब होगा फैक्टर बच्चों? जब आपके घात हमेशा क्या होगी? सम। तो n के केवल सम मानों के लिए आंसर होगा, सभी मानों के लिए तो नहीं आएगा बेटा। माइनस होता ना अगर तो सभी मानों के लिए आ जाता। तो ये n के केवल कौन से मान का होगा? सम मान का। सबसे बेस्ट तरीका है n की वैल्यू रख के देख लिया करो, पता चल जाएगा। कुछ भी रखो 1 2 3 ऐसे। bx स्क्वायर प्लस a प्लस c का विविक्तर बेटा, विविक्तर d बराबर अगर कोई इक्वेशन इस रूप की है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप की, तो इसका विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां b क्या है? x का गुणांक, a है x स्क्वायर का गुणांक, c है अचर पद, c है आपके अचर पद। ठीक है बच्चों, अब बेटा आपको क्या करना है? केवल इन सभी वैल्यूज को देखना है। हमने जो लिया है वो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बेटा d बराबर क्या होगा? सबसे पहले होगा b यानी कि x स्क्वायर, x के गुणांक का स्क्वायर। d क्या था बेटा? b क्या था आपके? x का गुणांक। d बराबर होता, मैं हिंदी में लिख देता हूं, सारे बच्चे ध्यान दो, x का गुणांक का स्क्वायर माइनस 4 गुणा x स्क्वायर का और अचर। ये याद ही रख लेना, डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा। d बराबर x का गुणांक क्या है बेटा यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर x का गुणांक है a, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर का गुणांक है b, अचर है c, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4bc। और उसने बोला है कि बेटा b डोंट इक्वल टू 0 है। ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम, ओके रिपोर्ट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4bc। रूट नहीं आएगा बेटा कहीं पे भी, ये रूट को हटा देते हैं, ये शायद तक मिसप्रिंट हो गया होगा। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4bc। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर होता है। मूलों की प्रकृति के बारे में इस चीज से पता चलता है कि जो रूट्स हैं इसके, उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर 0। बेटा देखिए d की बात करें, फर्स्ट कंडीशन d इक्वल टू 0 हो सकता है, d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, d लेस देन 0 हो सकता है। अगर d आपके 0 हैं तो जो रूट होंगे, मूल होंगे, वो दोनों होंगे समान। अगर d बड़ा है तो ये होंगे असमान यानी अलग अलग, और ये क्या होंगे? आपके मूल हो जाएंगे काल्पनिक। इसमें भी क्या आ जाएगी कंडीशन? वास्तविक होंगे। इसमें भी कंडीशन आ जाएगी वास्तविक होंगे। इसमें मूल क्या आ जाएंगे? आपके काल्पनिक आ जाएंगे, याद रखना। बोल रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, दोनों मूल समान है बेटा, दोनों मूल बराबर है, तो विविक्तर किसके इक्वल होता है? 0 के। और याद रखना असमान वाले में भी दोनों आ जाते हैं, परिमेय भी आ जाते हैं और अपरिमेय भी आ जाते हैं। परिमेय कब आएंगे? जब आपके d की वैल्यू पूर्ण वर्ग हो। अपरिमेय तब आएंगे जब पूर्ण वर्ग आपके d की वैल्यू ना हो। d बराबर आपको पता ही है सभी को, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। श्रीधराचार्य सूत्र में इसके बारे में पढ़ा होगा, और यही है आदमी वो जो सबका नेचर बताता है कि ये कैसे नेचर का है। चुगलखोर है, बात करने वाला है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट माइंडेड है, कैसा है। अब अगले क्वेश्चन को देखना है केवल घूर घूर के, और कुछ भी नहीं करना में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समीकरण के मूल होंगे। बेटा इसके मूल बताने, तो d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा ये आ गया 49 माइनस 4 चौके 16 3 48 बराबर आ गया 1। ठीक है, यानी d की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 0, डोंट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। तो बेटा इसके मूल क्या हो जाएंगे? इसने बोला है मूल क्या होंगे। बेटा देखिए, एक क्या है? परिमेय, पूर्ण वर्ग है। एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो इसके मूल क्या होंगे? पहली बात वास्तविक व असमान, और मूल क्या हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। तो राइट आंसर आ जाएगा यहां से परिमेय। ओके रिपोर्ट है आपकी। अगला कह रहा है ये समीकरण के मूल हैं आपके अल्फा और बीटा, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है बेटा, एक बार ध्यान दो सारे के सारे बालक। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा बीटा आ गया एलसीएम, ऊपर बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में लिख सकता हूं अल्फा बीटा। सही बात है, लिखा जा सकता है बिल्कुल, अभी फॉर्मूला पढ़ा ही था। बेटा आपको पता है इसके अंदर
मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। बी की जगह क्या है पी, ए की जगह है 1। मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए, सी की जगह क्यू अपॉन में 1। ये लीजिए, ये हमने निकाल लिए। रख दो सारे इस पे मान। अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दिया माइनस पी का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा अल्फा बीटा की जगह आ गया क्यू, और बटे में अल्फा बीटा है तो इसकी जगह भी आ गया क्यू। माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, माइनस 2q अपॉन में आ गया क्यू। तो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू। ऑप्शन नंबर राइट होगा पहला। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर पहला किया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक समीकरण दे रखी है अद्वितीय होने की शर्तें। बेटा देखिएगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों कंडीशन होती है जब इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल गिवन है आपको, तो बेटा तीनों कंडीशन ध्यान देना। पहली, a1 a2 डोंट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 नेक्स्ट है b1 अपॉन b2 बट डोंट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेटा इन दोनों कंडीशन में निकाय संगत होगा, कोई ना कोई हल निकलेगा। अगर ये आ जाता है आपके डोंट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो कोई हल नहीं निकलेगा, निकाय असंगत। पहली कंडीशन में जो दोनों लाइन होगी, याद रखना है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो लाइनें होगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। इसके अंदर तीनों अगर अनुपात बराबर हों तो अनंत हल होंगे, समपाती रेखाएं होगी। कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, रेखाएं समांतर होगी। ये तीनों कंडीशन है जो आप लोगों को माइंड में रखने। बेटा इसको देख लेते हैं। उसने बोला अद्वितीय होने के लिए शर्त बोल दी है, यानी 2/3 डोंट इक्वल टू होगा k अपॉन -5। ठीक है बेटा, k का मान निकालना है मुझे, तो आवश्यक शर्त है, देख लेते हैं। बेटा ये ऊपर भेज दो सीधा, तो ये आ जाएगा। अगर ऊपर भेजेंगे तो -5 ऊपर गया, -5 गुणा 2 -10/3 और साइन आ गया डोंट इक्वल का, यानी k का मान -10/3 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन पहला राइट, ऑप्शन नंबर पहला आपके राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है इस समीकरण का कोई हल नहीं यदि, क्या है ये, तो बेटा ये आ जाएगा 6/9, ओके, और बराबर में आ गया आपके -k बटे में आ गया 12। डोंट इक्वल वाले की जरूरत ही नहीं है, 16 हो गया बस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, ओके रिपोर्ट है। 3 से काटा 2 बार, ओके, बटे का 4 ऊपर चला गया, तो -k बराबर में आ गया 4 दूए 8, दोनों साइड माइनस से गुणा करेंगे तो k बराबर आ गया -8। ये लीजिए, ये सॉल्यूशन हो जाएगा अगर इसका कोई हल विद्यमान नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनके हल पूछे बेटा, केवल अनुपात लो, x का गुणांक 4 उधर x का गुणांक 12 बराबर, इधर देखते हैं x y का गुणांक -5, इधर देखते हैं तो प्लस का 15। ओके रिपोर्ट, यहीं तक देख लो ना बेटा, भले ही 1/3 1/3 आ रहा है, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का तो डोंट इक्वल हो जाएगा, तो अद्वितीय हल होगा, ध्यान देना। अगला कह रहा है आलेखीय रूप से समीकरणों का युग्म 2 रेखाएं निरूपित करता है। बेटा देखिए 6/2 -3 बटा -1 10/9। बेटा देखिए माइनस से माइनस कट गया, इसको कटेंगे 3/, ये दोनों तो बराबर है बट ये डोंट इक्वल टू है, यानी निकाय क्या हो जाता है इस कंडीशन में असंगत, और असंगत निकाय होने के बाद रेखाएं समांतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट। अभी बताया था मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन। अगला कह रहा है यदि रेखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है, बेटा कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो बेटा कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग जो रेखाएं होगी समांतर भी हो सकती है। आप लोगों समांतर में तो बेटा कोई हल नहीं आएगा, सॉरी, या तो प्रतिच्छेदी होगी या समपाती होगी, दोनों कंडीशन सही है। संगत होने की 2 शर्तें बेटा जो मैंने आपको बताई है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गलत निष्कर्ष को चुनना है। अगर वो बोल रहा है पॉलिनोमियल दे रखा है ये वाला, अगर आप इस पूरे में x की जगह 1 रख दो, बेटा इसमें x की जगह 1 रखो तो ये बन जाएगा 1 - 6 प्लस 11 - 6, 6 और 6 12, 11, 11 और 1 12, -6 6 12 बराबर 0 आ रहा है, सही बात है। 2 रखो सारे बच्चे, अगर इसके अंदर 2 रख देते हैं
वैसे तो इसके फैक्टर करोगे तो ये x-1, x-2, x-3 आते हैं, चिर परिचित है, बड़ा है। 2 रखो बेटा इसकी जगह। बेटा 2 रखने पर भी क्या आ रहा है, 2 का क्यूब 8 माइनस 6 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 24 प्लस 22 माइनस 6। ओके रिपोर्ट है, 24 और 36, 22 और 8 30, 0 आ रहा है। 3 रख देते हैं, 3 का क्यूब 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, 54 और 6 60, 33 और 27 60 बराबर 0 आ रहा है। सही है। ये कह रहा है एकमात्र वास्तविक शून्यांक 2 है। नहीं बेटा, वास्तविक शून्यांक तो तीनों आ रहे हैं, 1 2 3, क्योंकि तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसने बोला क्या है, गलत चुनिए, कौन सा है गलत? 4 नंबर का है बेटा, तो ऑप्शन 3 राइट आएगा। गलत क्या है, केवल 4। पी ऑफ 1 का मतलब है जहां x दिया हुआ है वहां 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। अगला कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, अभी पढ़ा था, तो उसका विविक्त कर शून्य होगा। कारण देखिए कि यदि विविक्त कर शून्य हो तो समीकरण के कितने मूल होते हैं बेटा? अगर विविक्त कर शून्य हो तो जो भी समीकरण आप लोगों को दे रखी है, जो भी समीकरण आप लोगों को, जो भी इक्वेशन आप लोगों को दे रखी होती है बेटा, ये आप लोगों को माइंड में रखना है कि उसके दोनों मूल बराबर और वास्तविक होते हैं। समीकरण के दोनों मूल बराबर और वास्तविक कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट शून्य हो। उसने वो बोला है कि दोनों समीकरण के मूल हैं, आप समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं तो विविक्त कर शून्य होगा। अभी हमने कारण में बताया कि विविक्त कर शून्य है तो ये होगा, यानी ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो बेटा ये दोनों सही है और रीजन आपके असर्शन की सही व्याख्या करता है। किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में भी पढ़ा हमने, सही बात है। पी ऑफ ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा, सही बात है, अभी पढ़ा था हमने गुणनखंड थ्योरम में। प्रत्येक घन बहुपद के 3 भिन्न भिन्न वास्तविक शून्यांक होते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है बेटा। तीनों अलग अलग हो और वास्तविक हो जरूरी नहीं है, तो ये बात तो गलत है। कथनों पे विचार करना है। किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या उसकी घात से अधिक नहीं हो सकती, सही बात है। तो सही है केवल 1 2 4, यानी इसमें क्या आएगा 1 2 4, यानी ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, पहला राइट आएगा। टी मतलब सत्य है और एफ मतलब फॉल्स, यानी कि असत्य है। ठीक है, ये आपको देखना है। अगला कह रहा है कथन आधारित आपको देर का दी गई समीकरण के बारे में विचार। बेटा देखिए, जैसे जैसे y के मान रखते जाओगे x के मिलते जाएंगे, अनंत हल है। 3 और 2 भी इसका हल है क्या, देखते हैं। 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 2 6, 6 और 6 12, ये भी इसका हल है। x बढ़ता है तो y घटता है। बेटा जैसे जैसे x का मान बढ़ाते जाओ y घटता जाएगा, ये बात भी सही है। क्यों? x की जगह 1 रखो, पहले x की जगह 0 रखो, चलो ये 0, 3y बराबर 12 तो y बराबर 4, 1 रखो, या x की जगह 2 रखो, चलो 2 2 4, ठीक है बेटा। प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 8, तो y बराबर 8/3, यानी y क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है जब x बढ़ रहा है, तो ये बात भी सही है। इसका ग्राफ एक सीधी रेखा, बेटा दो चरों के रेखिक समीकरण, ऑलरेडी बोल दिया रेखिक समीकरण तो रेखा सीधी मिलेगी, तो ये भी सही है, सारे सही है बेटा, ऑप्शन 4 राइट। अगला कह रहा है कि आपके देखो सब कुछ दिया हुआ, अभी पढ़ा था d बराबर 0, समान मूल होते हैं। पहले d पे आ जाओ, लेस देन 0 काल्पनिक मूल होंगे। d बड़ा है 0 से बेटा, d बड़ा है 0 से, दोनों भिन्न भिन्न क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। यानी c और d में तो 3 और 4 होंगे, c और d में 3 4 3 4, ये दो गलत हो गए, इन दोनों में से एक सही है। अब बेटा देखो b में आपके 1 नंबर होगा, b में 1 होगा तो ये पहला राइट है। और p ऑफ a बराबर 0, ये गुणनखंड थ्योरम होती है, गुणनखंड प्रमेय है, अभी तो पढ़ा है। अगर x माइनस a इसका एक गुणनखंड है बेटा, तो याद रखिएगा यहां से x बराबर a क्या होगा, इसका एक हल होगा। अगला कह रहा है x² माइनस 9, केवल एक को देख लो, x प्लस 3 x माइनस 3, a² माइनस b² बराबर, इसको लिख सकते थे x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। देखते हैं बेटा, ये a में आ गया 3 नंबर, a में 3 नंबर, तो ये भी गलत, ये भी गलत, a में 3। b को देखना है, x² प्लस 5x प्लस 6। याद रखना बेटा, तोड़ा मध्य पद को जाता है इस प्रकार कि योग तो आए 5 और गुणा कैसे करते हैं, देखिए अचर पद का गुणा करके देखो x² के गुणांक से, 6 एकम 6 गुणा 6 आना चाहिए। बेटा 5 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिसको जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने पर 6, तो +2 और +3, 2 3 6, 2 और 3 5, दोनों के आगे x लगा दो क्योंकि x का बहुपद है। तो बेटा इसके गुणनखंड होंगे x + 2 x + 3, ये आ जाएगा, यानी b में आएगा 4,
बी में आ गया 4, ए में आ गया 3, ऑप्शन नंबर ए में आ गया आपके 1 मिनट 3 नंबर, बी में 4, तो बेटा पहला राइट है। बाकी की तरफ जाओ मत बेटा, भले पढ़ लेना आराम से। अगला कह रहा है अभी हमने ये तीनों कंडीशन की थी बेटा, अभी हमने ये सारी की सारी कंडीशन की थी, आपको याद होगा। ये डोंट इक्वल है तो अद्वितीय हल होता है बेटा। ये आ गया आपके डोंट इक्वल टू C1 C2, कोई हल नहीं, निकाय असंगत होता है। तीनों बराबर अनंत हल। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है? जब बेटा आपके जो हल हैं आपके कंसिस्टेंट हो, संगत हो। तो ये तो सीधा आ गया, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, ऑप्शन नंबर 1 राइट। ठीक है बच्चों। अगला कह रहा है देखिए, अगर इस टाइप का कभी भी मैथ में कोई क्वेश्चन आ जाए, अनंत तक गुणा हो रहा है, तो जो संख्या दी गई है वही आंसर होता है बेटा। तो x बराबर 7 आंसर होगा। अगर प्लस या माइनस आ जाए तो बेटा कुछ नहीं करना, गुणा करके देखा करो लगातार, गुणनखंड कर दो इसके, 5 और 4 आएंगे। अगर प्लस का निशान है तो 5 होगा, माइनस का निशान है तो 4 होगा। यहाँ किसका निशान है बेटा? सभी के बीच में प्लस का, तो बड़ा मान आंसर होगा, यानी x का मान 7 आ गया, y का मान 5 आ गया। पहला x प्लस वाई बराबर 12 सही है, x माइनस वाई बराबर 3, बेटा 7 माइनस 5 3 नहीं 2 आना चाहिए, तो ये गलत है। पूछा है कौन सा सत्य नहीं है? बेटा ये देखिए 49 और 25 74, 49 माइनस 25 24, सब सही है बी को छोड़ के। तो बी इसमें क्या हो जाएगा? कल्प्रिट हो जाएगा, दोषी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अंतर है, बेटा देखिए तीनों चीजें बताता हूं, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस में 2 गुणा माध्य। बहुलक होता है जेड, यानी जेड बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस में 2 गुणा माध्य, सबको पता है। 3m को लिख सकते हैं 2m प्लस m, प्लस का m इधर ले आओ, तो z माइनस m बराबर 2m माइनस में 2x बार, दोनों में 2 कॉमन ले लो, अंदर आ गया m माइनस में x बार। हिंदी में और लिख दो, z का मतलब बहुलक, m का मतलब माध्यिका। याद रखना है जीवन भर, बहुलक गुणा माध्यिका बराबर 2 गुणा माध्यिका माइनस माध्य। ये लीजिए पहली चीज है जो आप सभी बालकों को और बालिकाओं को अपनी माइंड में रखनी है। दूसरी चीज, अब यहां से मैं केस टू मैं दोनों और, क्योंकि यहां m 3 बार आ रहा है इनके गुणांक बराबर, इसको भी 3 बनाना है, तो दोनों और x बार घटाने पर तो ये आ जाएगा z माइनस में x बार बराबर 3m माइनस में 2x बार, पहले से था 1x बार और घट गया, तो बेटा ये आ गया z माइनस में x बार बराबर, ये भी 3 हो गया, 3 कॉमन ले लो, m माइनस x बार। हिंदी में और लिख लेते हैं, बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 गुणा माध्यिका या मध्य का माइनस में माध्य। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, अभी यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, तो इसके ज्यादा चांस लग रहे हैं मुझे। यहां से अब एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये आप सभी बालकों और बालिकाओं को अपने माइंड में रख के चलना है बेटा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या पूछा है, माध्यिका और माध्य का अंतर पूछा है, माध्यिका और माध्य का अंतर बोला बेटा, और बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया केस 1 से। आपको पता है कि सभी को z माइनस m बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 गुणा होता है माध्यिका और माध्य के अंतर का। बहुलक और माध्यिका का अंतर यहां दिया 24 बराबर 2 माध्यिका माइनस में माध्य, 2 से काटेंगे 12 बार, तो m माइनस x बार बराबर आ गया 12। ये लीजिए, माध्यिका और माध्य का अंतर आ गया 12। रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। अगला, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है, बेटा अभी मैंने बताया था बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस में 2 गुणा माध्य बराबर माध्य, ये x बार है, ये माध्यिका है। तो ये लो बेटा, माध्यिका की जगह रख दिया 3, सीधा ये अनुपात निकाल लेते हैं। माइनस में 2 गुणा माध्य है 2, तो बेटा 9 माइनस 4 कितना आ गया? 5। बहुलक का मान आ गया 5। आपसे पूछा है बहुलक अनुपात माध्यिका, बहुलक 5 है, और माध्यिका की बात करते हैं बेटा अपने, तो माध्यिका है 3। राइट आंसर आ जाएगा 5:3। सो जो भी बालक 5:3 बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट होगा, उन्हें पैनिक नहीं होना है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के मध्य एक प्रयोग। देखिए अभी निकाला था, ये का नहीं आएगा यहाँ पे, शायद तक आपके टाइपिंग के अंदर हो गया होगा। ये लीजिए, कई बार क्या होता है बेटा, फॉन्ट बदल जाते हैं इनसे भी, ये भी मनुष्य ही है। ये लीजिए, माध्य और माध्यिका। बेटा अभी मैंने रिजल्ट निकाले थे, देखिए माध्य और माध्यिका का अंतर निकाला था, बहुलक माइनस माध्यिका। अभी हमने निकाला था बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 गुणा, सभी को पता है, माध्यिका माइनस में माध्य। ओके रिपोर्ट है, गुणा का तो इधर आके भाग में आ गया। 1/2 बहुलक माइनस माध्यिका बराबर होता है माध्यिका माइनस माध्य। मुझे माध्य माइनस माध्यिका चाहिए, माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा कर दिया पूरे को, तो ये आ जाएगा x बार। पहले इसको लिख देते हैं, माइनस वाला प्लस कर दो, प्लस वाला माइनस कर दो, माइनस m बराबर, इसको करेंगे तो 1/2 माध्यिका माइनस में बहुलक, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। पहला ही राइट होगा। जो ये दो कंडीशन मैंने बताई है इसको कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा बेटा डेफिनेटली आपके। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी का माध्य। माध्य होता है बेटा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बराबर दे रखा है m, बटे का 3 ऊपर चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 3m। ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0 है, इसका माध्य पूछा है। ये लीजिए, तो इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर दो सीधा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। 2 कॉमन ले लो, दो के जोड़े बनाने होते हैं स्क्वायर में, तो ab प्लस bc प्लस सी बराबर 9m स्क्वायर। इसका भी तो वर्क करना है बेटा, ये तो हो गया आपके 0। ओके रिपोर्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया 9m स्क्वायर। मुझे तो इसका माध्य चाहिए था। माध्य होता है राशियों का योग, इनका योग आ रहा है 9m स्क्वायर बटे राशियों की संख्या। कितनी राशियां हैं, 1 2 3, 3 से काटा 3 बार, आंसर आ जाएगा 3m स्क्वायर। ये लीजिए आंसर मिल गया यहां से आपको 3m स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि n संख्याओं का माध्य है, आपको दिया क्या है, n संख्याओं का माध्य, ये 1 होगा ना लास्ट। ये लीजिए, समझाता हूं बेटा बॉक्स बना के इसको अच्छे से, क्वेश्चन को ध्यान दो एक बार, सारे सभी बालकों को ध्यान देना है। n संख्याएं थी बेटा, 1 2 3 डैश डैश डैश, n संख्याएं हैं, इनका माध्य x बार है, तो योग क्या हो जाता बेटा, इन सभी का योग क्या हो जाता, 1 2 3 और n तक की संख्याएं हैं। ठीक है, आपको पता है योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या यानी माध्य गुणा संख्या। टोटल n संख्याएं हैं, तो योग क्या हो जाता बेटा, सभी का योग हो जाता nx बार, सभी का योग हो जाता nx बार। अब n-1 संख्याओं का योग लैम्डा, यानी n-1 मतलब लास्ट वाली में से एक कम कर दो, तो ये होगी n-1 संख्या। ये लीजिए, योग दिया हुआ है इन सभी का लैम्डा, सभी का मिला के योग है nx बार। अब आप प्रैक्टिकल समझो, सभी संख्याओं का योग तो है nx बार, और इसमें से एक कम कर दो, n-1 मतलब एक कम कर दो, एक कम का योग है लैम्डा, तो लास्ट वाली निकालनी है। तो बेटा क्या करूंगा, कुल में से आपके शेष वालियों को घटा दो, टोटल में से इतनी इतनी घटा दो, यानी nx बार माइनस लैम्डा। जो भी मान आएगा वो अंतिम संख्या होगी बेटा, तो nx बार माइनस लैम्डा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट कर लो, बन सकता है। अगला, साधारण बंटन के बहुलक और माध्यक का अंतर 14 है। ठीक है, बहुलक में माध्यक का अंतर अभी हमने पढ़ा था, z माइनस m बराबर होता है 2 गुणा माध्यक माइनस में माध्य, अभी पढ़ा था बेटा, और यही तो पूछा है माध्यक और माध्य का अंतर। बहुलक और माध्यक का अंतर दिया हुआ है 14 बराबर 2 m माइनस में x बार, 2 से काटेंगे 7 बार। ये लीजिए, ये करते जाना सभी बच्चे अच्छे। अगला है 10 अंकों का माध्य 16 है बेटा। ये लीजिए, तो योग क्या आ जाएगा, ठीक है, आप बोलोगे सर योग आ जाएगा 10 गुणा 16 160। गलती और सही। अब वो गलती से क्या कर रहा है, देखिए 2 अंक 8वें स्थान के इतने उसने लिख दिए, गलती से लिख दिए 4 व 6,
लिखने थे 8 व 7, यानी योग गलती से उसने 10 लिख दिया, आना चाहिए था 15। यानी उसने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपके योग 160 आया। दोनों में अंतर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 5, यानी 5 और बढ़ाना पड़ेगा, 5 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी सही योग क्या आ जाएगा बेटा? 160 था पहले, अब उसमें 160 में 10 जोड़ा था उसने, तब 160 आया था। जोड़ना 15 था, यानी 5 और जोड़ दो, तो ये आ गया 165। और उनका पूछा है माध्य। माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 10 है, तो आंसर आ जाएगा 16.5। ये लीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अभी ग्रुप ए में नहीं आया है तो चांस है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि एक समबंटन जिसमें माध्य माध्यिका और बहुलक का मूल्य समान हो। बेटा वो सममित बंटन होता है, याद रखिएगा सारे के सारे बच्चे, वो आप लोगों के सममित बंटन होगा, जहां पे बहुलक, माध्यिका और माध्य तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं बेटा। सममित बंटन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो याद रखना सीधा ही। अगला कह रहा है एक बंटन में n पदों का माध्य x बार है, या x बार है, यहाँ x बार होगा बेटा, फिर ये x बार है, n है बेटा टोटल 1 2 3 4 डैश डैश डैश, n संख्याएं, n पद है, इनका माध्य x बार दे दिया, ठीक है, पढ़ा रहने दो। अब देखिए क्या कर रहा है, इसमें 1 बढ़ा दिया, इसमें 2 बढ़ा दिया, इसमें 3 बढ़ा दिया, और इसके अंदर लास्ट वाले के अंदर इसी प्रकार वृद्धि हो रही है, n वाले में n की वृद्धि। मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूं, पहला यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डैश डैश डैश, n पद थे। अब इसमें बढ़ाया कितना है? 1 + 2 + 3 + n पद तक बढ़ा दिए, यही तो है। पहले वालों का माध्य दिया हुआ है x बार प्लस 1 से लेकर n पद तक बढ़ रहे हैं बेटा, अलग अलग कर दो, जो बढ़ रहा है उसको अलग कर दो, जो भी बढ़ रहा है उसको अलग कर दो, 1 + 2 + 3 + सभी को अलग कर दो। 1 से लेकर n तक के पदों का योग होता है n + 1/2। हमें तो औसत निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, n कट जाता है तो सीधा आ जाएगा n + 1/2, x बार प्लस n + 1/2, यानी दूसरा। अगर यहाँ वृद्धि की कमी होती है तो माइनस आ जाता, और कुछ नहीं होता। अभी पूछा गया पिछले पेपर में ऐसा, और ये क्वेश्चन अनेकों बार मैं करवा चुका हूं बच्चों, अनेकों बार। अगला कह रहा है 20 संख्याओं का समांतर माध्य m है। इसका मतलब पहली कंडीशन, समांतर माध्य होता है राशियों का योग, यानी x1 + x2 + 20 तक जा रहा है बेटा, बटे राशियों की संख्या 20 है। माध्य दिया हुआ है m, बटे का 20 ऊपर चला जाएगा, तो x1 + x2 + डैश 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 + x20, ये आ गया 20m। ये लीजिए बच्चों, अब इसका मतलब समझो सारे, इसका मतलब है समेशन को बोलते हैं योग, 1 से लेकर 20 तक के पदों का योग करना है, xi - m अपॉन में है 20। इसका मतलब क्या है बेटा, मुझे xi का मान 1 से स्टार्ट करना है और 20 तक जाना है हर बार, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात है बेटा, जो 20 आ रहा है इसको अलग कर दो, ये लो 1/20 अलग कर दो, इसको बाहर ले आओ। इसको लिख सकते हैं समेशन i = 1 से लेकर 20 तक xi - में m। ये लो बेटा, i का मान रखते जाओ अब सारे, तो ये बनेगा 1/20, i का मान 1 रखा तो ये बन गया x1 - m, फिर समेशन मतलब जोड़ना है सभी को, x2 - 20 प्लस डैश डैश डैश, फिर आ जाएगा आपके पास x20 - 20। ये लीजिए बच्चों, यही तो आ रहा है। माइनस में आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? माइनस में m दिया हुआ है, तो m को आप चाहो तो पढ़ा रहने दो, सभी में से mm घटा रहे ना, सॉरी mm घटा रहे, ये लो। अब प्यारे बच्चों 1/20 प्लस वालों को अलग कर दो, यानी इसको लिख सकते हैं x1 + x2 + डैश 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 प्लस में x20 माइनस m कितनी बार आ रहा है? 20 बार, तो माइनस में 20m बार या 20m। अब बेटा 1/20 x1 से x20 तक का योग था 20m के बराबर, और माइनस में चल रहा है m 20 बार, जीरो हो गया ये, तो जीरो का गुणा किसी से भी करो जीरो आएगा। रट ही लो, मैं तो कह रहा हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए रट ही लो बेटा, आ सकता है, क्या पता कल ही ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले आप लोगों को, तो बन सकता है ये। अगला कह रहा है x और 1/x का माध्य है। माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर m है बेटा, बटे का 2 ऊपर चला जाएगा, तो
तो x प्लस 1/x बराबर आ गया 2m। मुझे एक्स स्क्वायर तथा 1/x² का माध्य चाहिए, यानी मुझे चाहिए x² प्लस 1/x² बटे 2। तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहां से स्क्वायर निकालने का तरीका पता ही है आपको, n² माइनस 2, यानी x² प्लस 1/x² बराबर होगा 2m का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 2। तो ये देखिए बेटा, ये बन गया 4m² माइनस 2। दोनों में 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2m² माइनस 1। सही बात है बेटा, सही बात है, सही बात है, सही बात है। इसका निकालना है माध्य। माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है 2। 2 से 2 काट दो, 2m² माइनस 1 उत्तर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला अच्छे से पढ़ के जाना बेटा सारे। अगले में निम्न सारणी से बहुलक, अगर वर्ग अंतराल, देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है, जिसकी आवृत्ति मैक्सिमम हो, जैसे 1 2 2 2 3 4 2, तो यहां बहुलक कितना आ जाएगा 2। वर्ग अंतराल का कोई भी क्वेश्चन आता है, बहुलक z बराबर होता है बेटा, याद रखना l प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 इंटू में h। कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। अब यहां पे f मतलब फ्रीक्वेंसी, बेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होना वो तो होता है f1, उससे पहले वाला होता है f0, उसके बाद वाला होता है f2, और बहुलक वर्ग की जो सबसे छोटी सीमा उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। सभी में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं। सारे मान रख दो। तो z बराबर l की जगह कितना आ गया 10 प्लस f1 45 माइनस f0 है 9 बटे में 2f1 45 2 है 90 माइनस 9 माइनस 21 गुणा वर्ग अंतराल है 10। तो यह आ गया 10 प्लस 45 माइनस 9 होता है 36, 45 माइनस 9 होता है 36 बटे 30 घटाएंगे तो 60 गुणा में आ गया आपके पास 10। 0 से 0, 6 से काटा 6 बार, 10 और 6 आंसर आ जाएगा आपके पास 16। ये लीजिए, ये आ गया बहुलक। सीधा फॉर्मूला याद रखना है, z बराबर l प्लस f1 माइनस f0, पहले में से पीछे वाले को घटाओ बटे में f का डबल कर दो, क्योंकि अब 2 संख्याएं ले रहे हैं उसके माइनस में, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में वर्ग अंतराल h। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला कह रहा है बंटन का माध्य निकालना। बेटा देखिए, f का मतलब फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, 2 एक बार आ रहा है, सभी का fx निकाल लो। 2 एक बार आ रहा है, सभी का योग आ गया 2, 5 5 25, 7 चौके 28, 9 7 63, 11 3 33। ठीक है, आपको पता है बेटा समांतर माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जोड़ो, 3 और 3 6 और 8 14, 14 और 5 19, 2 21 का एक हासिल आ गई 2, 3 और 2 5 और 6 11, 2 13, 2 15 बटे में टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 5 और 1 6 4 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20। ये लीजिए बच्चों, ओके रिपोर्ट है सारा। अब अगर एक काम करते हैं, इसको 20 से भाग दें, 20 साते 140, 20 साते आ गया 140, पॉइंट लगाएंगे, 11 बचा 110, 20 पंजे 100, 10 बचा, 10 और 0 100, 20 पंजे 100, आंसर आ जाएगा 7.55। ये लीजिए राइट आंसर 7.55। समांतर माध्य दैट्स इट, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बच्चों माध्यिका निकालनी है बेटा, माध्यिका के लिए देखिए फॉर्मूला याद रखना है, m इज टू l प्लस n अपॉन 2, n का मतलब टोटल नंबर, फ्रीक्वेंसी का सम, माइनस में होता है CF। CF निकालनी है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, अपोन में माध्यिका वर्ग की सीमा गुणा h, माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता गुणा h। बेटा देखिए CF निकालो, जोड़ते चलो, मतलब 8, अब जोड़ते चलो 30 और 8 38, 40 और 38 78, 78 और 12 90, 90 और 10 100, यानी यहां n का मान आ गया 100। अब देखिए करना क्या है, n बटे 2 बराबर n बटे 2। अब बेटा ध्यान रखना, या सीधा अपने एक काम कर लेते हैं, 1 जोड़ो और बटे में 2, यानी कि 100 प्लस 1 बटे 2 बराबर 50.5 से ठीक बड़ी। अब देखते हैं सबसे पहले संचयी बारंबारता से बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बेटा ये रही 78 है के संगत जो माध्यिका वर्ग है,
अब इसके संगत मादी का वर्ग है 20 से 30, यानी मादी का 20 से 30 के बीच आएगी है। अतः अब बच्चों ध्यान दो, मैं सारे मान रख देता हूं, ध्यान देना सारे के सारे। मादी का वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, ये आ गई CF। मादी का वर्ग की बारंबारता ये F आ गई, ये आ गई लोअर लिमिट, सारे रख देते हैं। लोअर लिमिट आ गई 20 प्लस n/2, 100/2 हो गया 50, माइनस पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता 38 बटे बहुलक वर्ग की बारंबारता 40 गुणा वर्ग अंतराल 10 सभी में। तो 20 प्लस 50 माइनस 38 12/40 गुणा 10, 0 से 0, 4 से काटा 3 बार, 20 और 3 कितना आ गया 23। तो ये लीजिए, जिन भी बच्चों का आंसर 23 आएगा वो राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की, इससे पहले 2 क्वेश्चन आप लोगों के अभी जो पूछे गए हैं उसी के रिलेवेंट भी बता देता हूं। देखिए बेटा, ax² + 3x + 7x + c के गुणनखंड दे रखे हैं, तो a का मान बेटा ax² + 7x + c बराबर, ठीक है बेटा a, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक है, x² का गुणांक a है, बाहर रख दे, इन दोनों का गुणा करो, यानी x - 3 और x - 1/3 का क्या आएगा, x गुणा 1 x² माइनस में x/3, -3 का गुणा x से करोगे तो माइनस का 3x, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, 3 × 9 और 1 10x/3 प्लस माइनस गुणा माइनस प्लस 3 गुणा 1/3 1, ये आ गया। तुलना करने पर बेटा कुछ मत करो, तुलना कर दो, ठीक है, यहां पे अपने तुलना कर देते हैं, जो भी अपने लोगों को मान निकालना है रिजल्ट पे, इस चीज का कोई भी फर्क हमारे पड़ेगा नहीं। आराम से पढ़ो, ax² + 7x + c के गुणनखंड आप लोगों को दे दिए थे, a का मान निकालना था, तुलना करनी है बेटा आप सभी बालकों को। अब बच्चों आराम से इस क्वेश्चन को देखना था, आराम से, बिल्कुल आराम से घूर घूर के देखें, x के कोफिशिएंट की तुलना कर दो, तो 7 बराबर एक अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाता बेटा, माइनस का 10a बटे में आ जाता हमारे पास 3। a का मान निकालना, इधर उधर ले जाओ तो a बराबर आ जाएगा 7 या 21 बटे में आ गया 10, और माइनस है तो माइनस का ये लो, -21/10। पहला तरीका है सीधा गुणांकों की तुलना कर दो। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दोनों इसके फैक्टर है बेटा, x - 3 और ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, तो x - 3 बराबर 0 और x - 1/3 बराबर 0 रखो, तो x का मान आ गया 3 और इधर से x का मान कितना आ गया 1/3। अभी भी डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो, 3 रख दो 1/3 रख दो, 2 समीकरण बनेगी, सोल्व कर लो, आंसर आएगा -21/10। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन लगातार मिश्र भिन्न का आ रहा है, इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न। लिखने का तरीका 4 + 1/x माइनस y + 1/2 बराबर 3 + 1/2 बेटा। तो ये क्या बन जाएगा देखिएगा सारे, 4 + 1/x माइनस y माइनस गुणा प्लस -1/2 बराबर 3 + 1/2। बेटा सभी कांस्टेंट को पकड़ के उधर ले जाओ, सभी को ले जाओ, सभी को, जितने 4 - 1/2 3 3.5 बन जाएगा, 4 - 1/2 ये बन जाएगा आप लोगों के 3 से 1/2 3.5, 3.5 इधर जाके इन सबको काट देगा, तो 1/x माइनस y बराबर आ जाएगा 0, सब कट जाएंगे, माइनस y इधर चला गया, 1/x बराबर में आ गया बेटा y, तिरछा गुणा करोगे तो xy बराबर आ गया 1, xy का मान पूछा है आपके आ गया 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व करने का ये तरीका है बेटा, ये माइंड में रखना है आप सभी बच्चों को, ठीक है। ये दोनों कर लिए हम लोगों ने। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा 3D वगैरह के बारे में बता देता हूं, क्योंकि 3D का क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा, घनों के आयतनों का अनुपात, बेटा देखिए घन आ जाए या गोला आ जाए, कुछ चीजें बता रहा हूं ध्यान देना, घन और गोले के लिए, भुजा आ जाए, विकर्ण आ जाए, त्रिज्या आ जाए, व्यास आ जाए, परिधि या कुछ भी दे दे, और आपसे पूछ ले क्षेत्रफल या आयतन, तो कुछ नहीं करना बेटा, इनमें से कुछ भी हो। क्षेत्रफल का मतलब होता है वर्ग इकाई, तो आगे जाएंगे तो वर्ग कर दिया करो बस, अगर एरिया निकालना हो। और क्षेत्रफल देके इनमें से पीछे वाला कुछ भी पूछ ले तो वर्ग का उल्टा वर्गमूल कर दो।
अगर आयतन पूछ ले, अगर आयतन पूछ ले, आयतन का मतलब होता है घन इकाई, तो आगे जाते हो तो घन कर दो, पीछे जाते हो तो घन मूल ले लो। सीधा फंडा याद रखो। जैसे आयतनों का अनुपात है 27:1। बेटा देखिएगा, सारे आपसे पूछिए भुजा, क्षेत्रफल, आयतन। आयतन है 27:1। तो पहले तो आयतन से क्षेत्रफल पे नहीं, भुजाओं का पूछा, ये लो सीधा आयतन से भुजाओं पे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, घनमूल ले लो। ये लो सारे बच्चे बोलो, 27 का घनमूल 3 होता है, 1 का 1 होता है, आंसर आ गया 3:1। अगर अब क्षेत्रफल पूछते ना आयतन देके तो वर्ग कर देते। बेटा आयतन देके क्षेत्रफल पूछे या क्षेत्रफल देके आयतन पूछे, पहले इकाई मान निकालना ही है। ये क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग कर देना, आयतन पूछे तो घन कर देना। अगला कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से कितने। बेटा सिंपल तरीका देखिए, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, कुछ नहीं करना, बड़े की भुजा में छोटे की भुजा का भाग देके क्यूब कर दिया करो। 5 3 15, 3 का क्यूब 27, बात खत्म। ये लीजिए, बड़े की भुजा में छोटे की भुजा का भाग देके क्यूब कर दो, बस। घनाभ के सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके दिए हुए हैं, ये गए नहीं है, ये x होगा। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल x बराबर हो गया, तीनों हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होते हैं बेटा संलग्न या सम्मुख पृष्ठों के क्षेत्रफल। घनाभ का निर्माण होता है आयत से, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ये जिंदगी भर याद रखना, तीनों का गुणा करो XYZ बराबर होता है LBH का होल स्क्वायर। LBH होता है आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा आयतन, तो आयतन का स्क्वायर। आयतन का स्क्वायर बराबर होता है पृष्ठों के क्षेत्रफल का गुणा, तो V स्क्वायर बराबर आ जाएगा XYZ, यानी राइट होगा पहला। और वर्गमूल लोगे तो V बराबर √XYZ का गुणा। कई बार क्या होता है, क्षेत्रफल दे देते हैं और आयतन पूछते हैं, तो गुणा करके वर्गमूल ले लिया करो, सीधी सी बात है। अगला, जैसे यही क्वेश्चन है, अलग अलग दे रखे हैं, तो सीधा आयतन बराबर अभी मैंने बताया, पहले का क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल, तीसरे का क्षेत्रफल, जोड़ा बन गया, बाहर ले लो। V बराबर 12, √12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 4 का वर्गमूल आ जाएगा बेटा 2, 4 को बाहर ले लो, 12 गुणा 2 24, √3 घन सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 24 √3 घन सेंटीमीटर। ये लीजिए, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगला कह रहा है किसी 1 वर्ग किलोमीटर भूमि पर, ये 1 वर्ग किलोमीटर भूमि है, यानी 1000 मीटर बाई 1000 मीटर, वर्षा हो रही है कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। माना कि केवल इसमें से 50% पानी संग्रहित करके एक संग्रहालय में डाला है 100/10 के में। यहां से पानी को संग्रहित किया गया है और इसमें डाला है, और 50% पानी ही स्टोर हुआ है। तो पानी का उठा हुआ तल ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं पता था, मैंने मान लिया H उठा। तो पहले तो देखिए सारे बच्चे, बेटा आपको पता है दोनों घनाभ है, आयतन तो भुजा क्यूब, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, सभी को पता है। बेटा इसका आयतन क्या हो जाएगा, सारे बच्चे देखो, 1000 गुणा 1000, ये तो आधार का क्षेत्रफल आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा बारिश हुई है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2/100 ऊंचाई थी। इसका का मतलब गुणा 50% ही पानी संग्रहित हुआ है, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 इसमें डाला है, जिसके आधार का क्षेत्रफल है 100 गुणा 10, और माना ऊंचाई कितनी बढ़ गई है H। याद रखना बेटा, जब एक चीज का आयतन को दूसरे में कन्वर्ट करें, केवल आयतन के फॉर्मूले लगा दिया करो और कुछ नहीं करना, आयतन सेम ही रहेगा। जब एक आकृति को दूसरी में ढालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाता है, आधार का क्षेत्रफल बदल जाता है, आकृति के अकॉर्डिंग आयतन सेम रहता है। फॉर्मूला माइंड में रखो सभी का बस। तो बच्चों ये देखिए सोल्व करना पड़ेगा, 4 जीरो से कट गई 4 जीरो, ओके रिपोर्ट है। 3 जीरो से गई 3 जीरो, कट गया बेटा ये तो 0 0 वाला सब। 2 5 10, ये 3 और 3 6 जीरो कट गई। 1 मिनट, 3 और 3 6 जीरो थे, तो हमने क्या किया, 6 जीरो थे ऊपर, तो ये आगे थे 3 और 4 7 जीरो, सब कटे, 2 5 10, 10 बराबर H। तो H का मान आ गया हमारे पास 10 मीटर, सब मीटर में ही तो था, सब मीटर में बदला हुआ था बेटा, ओके डन। तो ये 10 मीटर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखे हैं और आयतन दे रखा है। आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 3x गुणा 4x गुणा 6x बराबर 576 है। काटना पड़ेगा बेटा, 6 नी में 54, 6 छिका 36, 4 ती 12, 12 8 96, x x x यानी x क्यूब बराबर 8,
8 होता है बेटा 2 का क्यूब, तो x बराबर आ गया कितना 2। तो भुजाएं कितनी आ गई सारे बोलो, भुजाएं आ गई बेटा हमारे पास कितनी, पहली थी आपके 3x तो 6, दूसरी थी 8, तीसरी थी 6 दूए 12। टीएस से क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये लीजिए। तो 2 गुना 6 8 48, 12 8 96, 12 6 72। तो 2 गुना जोड़ना बेटा 2 और 6 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 9 और 7 16, 16 और 4 20 और 1 21, 216 गुना 2 होते हैं बेटा 432 वर्ग सेंटीमीटर, ये लीजिए। तो ऑप्शन नंबर राइट आ जाएगा 3। केवल फॉर्मूला लगाया हमने और कुछ भी नहीं किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आयताकार घनाभ के शीर्ष किनारों और फलकों की संख्या। बेटा याद रखना, अगर मैं बात करता हूं किसी भी घन या घनाभ की, फलक होते हैं उसमें फेस होते हैं 6, शीर्ष वर्टेक्स ये देखिए गिन लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्टेक्स होते हैं 8, किनारे एज किनारे 1 2 3 4, दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड 8 9 10 11 12, ये होते हैं 12। पूछा क्या है v माइनस ई प्लस एफ, v है मेरे पास 8 माइनस किनारे हैं 12 प्लस में फेस है 6, 14 माइनस 12 आपके 2। आयलर स्टेटमेंट होता है बेटा, ये आयलर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, तो इसे साधारणतया आयलर का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अगला कह रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। बेटा 1 2 3 अनुपात में 100% बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें 100%, जितना है उतना बढ़ा दें, यानी प्लस 1 कर दें तो ये 2 हो गया न्यू, ये आ गया ओल्ड। बुझाएं। अगली कह रही है कि 200% बढ़ा दो। बेटा 200 का मतलब होता है डबल बढ़ा दो, 2 का डबल कितना 4 बढ़ा दो 6 हो गया। अगली भी कह रही है 200% बढ़ा दो, यानी डबल कर दो, 3 का डबल हो गया 6 बढ़ा दो 9 हो गया। पहले का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई नहीं 1 गुना 2 गुना 3 था, अब का कितना है 2 गुना 6 गुना 9, ये 6 से 6 कट गया, ऊपर 1 बचा नीचे बचा 18। बेटा 1 से 18 आ गए, 18 गुना हुआ है। उसने बोला बड़ा कितना है, देखिए बड़ा कितना है तो 17 बड़ा है बेटा, हुआ कितना है कितने गुना हो गया 18 गुना हो गया, बड़ा कितना है 17 गुना बड़ा है बेटा, एक तो था ही 17 और बढ़ गया, 1 और 17 18 होता है, तो बेटा आंसर आ जाएगा 17 गुना। अगला कह रहा है 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में। बेटा देखना एक बार प्रैक्टिकली, ये इंपॉर्टेंट कर लो क्वेश्चन। 1000 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े मैदान में एक 40 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक टैंक खोदा जाता है और इसकी मिट्टी को फैला देते हैं। बेटा पहले तो देखिए मैदान का क्षेत्रफल कितना है जहां मिट्टी बिछानी है टोटल, आप बोलोगे सर 1000 गुना 30, सर 30,000 आ गया वर्ग मीटर, सर मैदान का क्षेत्रफल आ गया 30,000, ठीक है। और टैंक का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई है टैंक की 40, चौड़ाई है 30, 1200। शेष भाग का क्षेत्रफल जहां मिट्टी फैलानी है, जहां मिट्टी फैलाएं, तो 30,000 में से 1200 को घटाएंगे तो ये आ गया 28,800 वर्ग मीटर। सुनो, खड्डा तो मैदान में खोदा गया ना, पूरा है 30,000, इसमें से ये एरिया है 1200 जहां पे अपने को मिट्टी, जहां से अपनों ने टैंक खोदा है, ऊपर तो मिट्टी नहीं डालेंगे, दोबारा थोड़ी डालेंगे बेटा, तो इस मिट्टी को निकाल के बाकी जगह फैलाया। किस जगह फैलाया है, जो टैंक के अलावा है 28,800, इस पे फैलाई है मिट्टी, तो इसका क्षेत्रफल h बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आधार का क्षेत्रफल है 28,800 गुना ऊंचाई होगी h, और उधर टैंक का आयतन क्या है बेटा जिसमें से मिट्टी निकाली है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई 12। बेटा 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, 4 3 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 से काटेंगे 2 बार, तो 2h बराबर आ गया 1 मीटर, तो h बराबर आ गया 1/2 मीटर। 1/2 मीटर कोई बोलते हैं 0.5 मीटर, ये राइट आ गया 3 नंबर। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे करना है देखिए, पूरे का निकालो, जहां खोदा गया है उसका क्षेत्रफल निकाल के घटाओ क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालनी,
फिर बेटा शेष भाग पे मिट्टी फैलाई है, तो शेष भाग के क्षेत्रफल की जितनी ऊंचाई बढ़ी है, मान लो h बढ़ी है तो गुणा h बराबर उस पूरे का जहां से मिट्टी निकाली है उसके आयतन का फॉर्मूला लगा दो। अगला कह रहा है आयतन के दो लंबवर्तीय बेलनों का अनुपात। बेटा आयतन v बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। दो बेलन है जिनके आयतन समान है यानी v1 अपॉन v2। तो बेटा पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर होता है पाई r2 स्क्वायर h2। ये जिंदगी भर आपको याद रखने पड़ेंगे। पाई से पाई कट गया, याद रखना r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर होता है h2 बटे h1। अर्धव्यासों का अनुपात पूछा गया बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना r1 बटे r2 बराबर होता है अंडर रूट में h2 बटे h1। वर्गमूल ले लिया बेटा इनका। अर्धव्यास त्रिज्याई तो होती है, तो r1 बटे r2 बराबर बेटा ये लीजिए ऊंचाई अनुपात, दूसरी ऊंचाई h2 ये h1। h2 थी 2, ये था 1। 2 का वर्गमूल होता है अंडर रूट 2, 1 का वर्गमूल होता है 1। तो आंसर आएगा अंडर रूट 2 अनुपात 1। तो जो भी बच्चे करके आएंगे पहला वो राइट होगा। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264। बेटा बेलन का CSA 2 पाई आर एच होता है बेटा, दिया हुआ है 264। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा, दिया हुआ है कितना 924। पाई का मान 22/7 मानते हुए इसके व्यास का व्यास होता है 2r, इसकी ऊंचाई h से अनुपात यानी 2r रेशियो h ज्ञात करना है। डन। अब बेटा यहां दो दो आपके चर राशियां हैं RH RH, काम करना पड़ेगा। अब इधर देखिए, अगर मैं इस समीकरण में इसका भाग दे दूं यानी 2 में 1 का भाग दे दूं, यानी वॉल्यूम में मैं CSA का भाग दे दूं, तो क्या आ जाएगा देखो, पाई आर स्क्वायर एच बटे में आ गया 2 पाई आर एच, जो कटता है काटेंगे, बराबर 924 बटे 264 है। पाई से पाई कट गया, 1 आर से 1 आर कट गया, एच से एच कट गया। 2 से काटेंगे इसको 132, 132 से इसको काटेंगे 2 7 14, 7 बार। सारे बच्चे ध्यान दें, आर बराबर आ गया 7 मीटर। हमने केवल क्या किया है, इस समीकरण में दूसरे वाली का भाग दिया है बेटा। आर बराबर आ गया 7 मीटर, ठीक है। अब बेटा उसके बाद में किसी भी एक समीकरण में रख दो, इक्वेशन 1 से आर का मान 7 रखेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर की जगह 7 रखा गुणा एच बराबर 264 था, 7 से 7 गया, 22 एकम 22, 22 दूए 44, 2 से कटा 6 बार, तो एच बराबर आ गया बेटा 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा है 2r अनुपात एच, आर का मान 7 है बेटा, तो 2 गुणा 7 अनुपात 6, 2 से कटा 3 बार, 7 अनुपात कितना आ गया 3। ये लीजिए, मुझे लगता है एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शंकुआकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5। बेटा ये शंकुआकार पर्वत है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है L, 2.5 किलोमीटर। अब देखिए स्मार्टनेस दिखाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। आधार का क्षेत्रफल, बेटा आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्ताकार होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 1.54 है। ये याद रखना बेटा, अगर r बराबर 7 हो तो आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर होता है 154, तो ये आ जाएगा सीधा 0.7। कुछ मत करो इस क्वेश्चन में, ट्रिपलेट माइंड में रखो, त्रिक रट लो ये चीजें, 3-4 चीजें बताऊंगा। अगर आधार 7 है, ये 24 है, तो ये 25 होता है। अगर 3 है 4 है तो तिर्यक ऊंचाई 5 होती है, 5 12 है तो 13 होती है। पाइथागोरस प्रमेय है बेटा ये। 7 24 है तो 25 होती है, अभी बता दिया। 9 40 है तो 41 होता है, 6 8 है तो 10 होता है, 8 15 है तो तिर्यक ऊंचाई 10 हो जाती है, 10 24 है तो 26 हो जाती है। याद रखना है, कई चीजें याद ही रखनी पड़ेगी बेटा आपको। बेटा देखिए 7 24 25 पॉइंटों में आ रहा है, यानी एक एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये रहा पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो बेटा ये ऊंचाई आ जाएगी 2.4, और ऊंचाई ही पूछी है तो 2.4 किलोमीटर। कुछ सोल्व नहीं करना, कुछ भी सोल्व नहीं करना, केवल देखना है और खटैक से आपको इसका जवाब दे देना है। अगला कह रहा है एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई। बेटा पुराना क्वेश्चन है, ऊंचाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ऊंचाई की जगह आपको रखना है h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, एल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
और आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये सब दे रखा है HCV, और इसमें रखना है 3 पाई वी एच क्यू माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर। बहुत पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सारी वैल्यू रखोगे, याद ही कर लो, कोई सोल्व नहीं करना, आंसर 0 आएगा, बस याद करके चल जाओ। सारे सेम ये क्वेश्चन दिखे आप लोगों को, आंसर 0 होगा, बस बात खत्म। कोई ज्यादा अपने को मान मनुवार नहीं करनी, ज्यादा सोल्व ही नहीं करना। एक भुट्टे का आकार शंक्वाकार है बेटा, एक भुट्टा है, मान लीजिए एक इस टाइप का सा आप लोगों को दे रखा है भुट्टा, ये लीजिए इस टाइप का एक भुट्टा दे रखा है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 2.1, लंबाई दे रखी है 20, भुट्टे के प्रत्येक 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 4 दाने हैं, ये लीजिए। तो ज्ञात करें पूरे भुट्टे पर, पूरे भुट्टे का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, एल होता है अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बेटा ध्यान देना सारे। आर है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बच्चों, 2.1 का स्क्वायर 4.41 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो ये आ गया 404.41। किसी का नहीं होता तो ये लगभग लगभग बराबर आ जाएगा 20.1 के, लगभग बराबर। रख दो मान, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, आर का मान है 2.1, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, एल का मान है 20.1, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, 7 से काटा 3 बार, बस तो ये आ गया 22 थी 66 गुणा 201 बटे में 100, बच्चों गुणा कर दो, 66 दो है 132, 66 दो है 132 का 2, हासिल आ गई 13, 66 0 0, हासिल आ गई 13 का 3, हासिल आ गई 1, 66 दो है 132 और 133 बटे में है 100, 2 अंक छोड़ के बिंदी, तो ये आ जाएगा 133.32, लगभग लगभग। ये आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए 1 वर्ग सेमी पर दाने बराबर 4, कुल दाने बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना आपके 4 गुना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेटा 4 गुना लगभग में है 133, 4 3 12 का 2, हासिल आ गई 1, 4 3 12 और 1 13 का 3, हासिल आ गई 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो लगभग 500 के आसपास एक ही ऑप्शन है, 531 आ जाएगा। अगर याद रखना टेंट लगाना है, कुछ भी कवर करना है, आउटर एरिया हो, तो याद रखना सीए से ही निकलता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलता है, ये याद रखना है। अगला कह रहा है कि 2 गोले हैं जिनका व्यास 10 मीटर है, 2 गोले हैं, पिघलाकर एक शंकु बनाया, यानी मैं लिख सकता हूं 2 गोलों का आयतन बराबर लिख सकते हैं शंकु का आयतन, तो बेटा गोलों का आयतन हो जाएगा 2 गुणा 4/3 पाई आर का क्यूब, आर क्यूब यानी 10 मीटर का क्यूब, शंकु बनाया गया, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर गुणा एच, उसने बोला है ऊंचाई और आधार त्रिज्या यानी एच बराबर आर है, तो इसकी जगह भी अपने रख देते हैं। अच्छा ऊंचाई निकालनी है, तो ये लीजिए बेटा, एक काम करते हैं, पाई आर बराबर एच है, तो पाई एच स्क्वायर गुणा एच कर देते हैं, काम आसान हो जाएगा, सोल्व कर लेते हैं। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 2 चौके 8 गुणा 10 का क्यूब बराबर एच का क्यूब, 8 होता है बेटा 2 का क्यूब गुणा 10 का क्यूब, इसे एक साथ लिख सकते हैं 2 गुणा 10 का क्यूब बराबर एच का क्यूब, तुलना कर दो, क्यूब क्यूब कट जाएगा, एच बराबर आ जाएगा आपके 20 मीटर। तो बेटा शंकु की जो ऊंचाई आएगी वो आ जाएगी, 1 मिनट, 2 गोले हैं जिनका, अच्छा ओके ओके ओके, व्यास था ना बेटा ये, तो यहां मैंने गड़बड़ी कर दी। यहां हमने गड़बड़ी कर दी, पूरा क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलो बढ़िया हुआ, कोई नहीं। अब बच्चों ध्यान देना सारे बच्चे, कोई नहीं, हो गया 100 हो गया, अब गायब। ये लीजिए देखिए, व्यास 10 मीटर है बेटा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो बेटा 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब यानी 5 का क्यूब बराबर 1/3 पाई आर की जगह एच, दोनों बराबर है, तो एच स्क्वायर गुणा एच, पाई से पाई 3 से 3 कट गया, 2 चौके 8,
8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुणा 5 का क्यूब बराबर h का क्यूब। बेटा आधार त्रिज्याएं समान, घातें समान है, तो 2 गुणा 5 का क्यूब बराबर h का क्यूब। तो बेटा ये आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। शंकु की ऊंचाई है ना जो, वो आ जाएगी बेटा आप लोगों के 10 मीटर। क्लियर। अब अगला देखिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर लेना। एक समतलीय सांकव की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। बेटा ध्यान देना, एक समतलीय सांकव है, एक शंकु दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई दे रखी है आप सभी बालकों को 30 मीटर। आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्च सिरे से एक छोटा शंकु काट दिया, ये काट दिया बेटा, और दिए गए शंकु का आयतन बड़े वाले के आयतन का 1/27 है। 1/27 का मतलब अगर इस पूरे का आयतन 27 है तो छुटकू का आयतन कितना है, 1 है। ये लीजिए, तो कितनी ऊंचाई पर काटा गया हमें नहीं पता। बेटा ध्यान देना एक बार सारे, हमें पता है V1/V2 बराबर होता है, समरूप है दोनों, H1/H2 का होल क्यूब। क्लियर है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा देखिए, छोटे वाले की H1 मान लो, बड़े वाले की H2 मान लो, तो 1/27 बराबर, क्लियर है, 1/27 बराबर आ जाएगा बेटा हम लोगों के पास H1/H2 का क्यूब। 1/27 होता है 1/3 का क्यूब, घनमूल लेंगे तो 1/3 बराबर H1/H2। क्लियर। बेटा एक बात बताओ, बड़े की आपके यानी टोटल जो बड़ा है, ये आपने बड़े वाले की जो ऊंचाई है ये H2 मान लो, छोटे वाले की ऊंचाई H1 मान लो। ठीक है, तुलना करनी है बेटा, तो 3 इकाई बराबर है आपके पास कितना, 30 सेमी। काटो, 1 बराबर कितना आ गया, 10। क्लियर है बेटा, तो 1 बराबर आ गया 10 सेमी, छुटकू की ऊंचाई आ गई 10 सेमी। उसने ये नहीं पूछा कितनी है ऊंचाई, उसने बोला कितनी हाइट पे काटा गया है। तो बेटा 10 इसकी ऊंचाई है तो 20 सेंटीमीटर की हाइट पे काटा गया। अगर इसमें मिल नहीं रहा तो इसको थोड़ा सा मोड़ लो, ये लो, ये 20 होगा आंसर। अगर उसने बोला है आप लोगों को कितनी हाइट पे काटा गया तो 20 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइंड में रखना है। छुटकू एक शंकु है, अर्धगोला है, फिर बोला है आप लोगों को एक बेलन, इनका आधार समान है, सभी का आधार समान है और उनके आयतनों में अनुपात है 3:2:1। आयतन 3:2:1। आधार यानी त्रिज्या समान है बेटा। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, अर्धगोले का होगा 2/3 πr³, बेलन का होता है πr²h। पहले जो कटता है काटो। उसने बोला क्या है कि इनका आधार समान है यानी त्रिज्या समान है सभी की, सभी में r² πr² तो सभी में आ रहा है, πr² काट दो सभी में, यहाँ r बचा, πr² काट दो सभी में, काट दो, तो ये आ गया h/3 2r/3 अनुपात h आ गया। अब उसने बोला क्या है, शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या चाहिए केवल, और बेलन की चाहिए में ऊंचाई। बेटा एक काम करते हैं, अगर मैं बराबर में चल रहा है 3:2:1, ये बटे का 3 हटाना है, मैं एक काम करता हूं, सभी का गुणा 3 से कर दो, समान परिवर्तन करने पर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दो। 3 से 3 कट गया h, 3 से 3 कट गया 2r अनुपात 3h, बराबर में 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तुलना कर दो, तुलना करेंगे तो बेटा h का अनुपात कितना आ गया, आप सारे बोलो, h का अनुपात आ गया 9 अनुपात, बेटा 2r, मुझे केवल अर्धगोले की त्रिज्या चाहिए, 2r का अनुपात 6 है, 2r बराबर 6 है तो r बराबर आ जाएगा 3, 3h बराबर 3 है तो 3 से 3 काटेंगे, ये आ जाएगा अनुपात 1। आंसर आ जाएगा 9:3:1। तो जिन भी बालकों ने 9:3:1 निकाला है वो राइट होगा, उन्हें कोई किंतु परंतु नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा एक चीज और याद रखना, नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है उसके अंदर एक तो भिन्न पड़ जाना, भिन्नों के अंदर भी देखिए मैं एक चीज बता देता हूं, लंगड़ी भिन्न पड़ जाना, सतत भिन्न बोलते हैं, जिसे 1/1 + 1/1 + 1/2 है मान लो। बता देता हूं जल्दी से, 1 मिनट में थोड़ा सोल्व करने का क्रम रहता है नीचे से ऊपर। ओके रिपोर्ट, मान लो इसको और छोटा कर दिया, ये लो, तो ये बन जाता है 1/1 + 1/, पहले इसको सोल्व करो, 2 एकम 2, 2 + 1 3 बटे 2, बटे का 2 हर बार ऊपर भेजते जाओ, तो ये बनेगा 1/1 + 1 + 1 बटे का 2 ऊपर आ गया, 2 बटे में आ गया आपके पास 3,
3 एकम 3, 3 प्लस 2 5, 5/3 बचा, बटे का 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/5। मान लो ये आंसर आ गया आप सभी बच्चों के पास, सिंपल सा 1/1 प्लस 2/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2। सोल्व करने का वही तरीका होगा बेटा, नीचे से ऊपर चलेंगे, 2 3 6 और 1 7, हर बार बटे का 2 ऊपर भेजते जाओ, तो ये बन गया 1/1 प्लस 2 बेटा देखिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, 7 एकम 7 प्लस 2 9, बटे का 7 चला गया ऊपर, 9 एकम 9, 9 और 14, 2 7 14, 14 और 9 होते हैं बेटा 23, 23/9, तो ये बन गया 1/23/9, बटे का 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 9/23। ये लीजिए कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है, कंपैरिजन का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 से लेकर 100 के बीच याद रखना अभाज्य संख्याएं 25 होती है और जुड़वा अभाज्य संख्याएं ये 8 युग्म होते हैं, याद रखना है। ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं जिसे जुड़वा अभाज्य संख्या 8। बाकी क्वेश्चन इनके रिलेटेबल ही बनेगा घुमा फिरा के। और एक चीज और याद रख लेना, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, जो जो चीजें निकाली जा सकती है बेटा याद रखना, सारे के सारे बालक जिनका विकर्ण हो, CSA हो, TSA हो, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो, आयतन। घन के लिए विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा, CSA TSA सेम ही होता है बेटा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर सेम होगा, आयतन होता है भुजा क्यूब। घनाभ की अगर मैं बात करता हूं बेटा आप सभी बच्चों से, तो याद रखना विकर्ण होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, CSA होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ये दोनों चीजें सेम ही होती है इसके लिए। आयतन होता है LBH। घनाभ के लिए एक चीज और याद रखनी है, TSA की, टोटल सरफेस एरिया निकालने का एक और तरीका होता है बेटा याद रखना, योग का स्क्वायर भुजाओं के योग का स्क्वायर माइनस में विकर्ण का स्क्वायर, ये बन सकता है, इंपॉर्टेंट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। अगर आपको घनाभ की भुजाओं का योग दिया हो, विकर्ण दिया हो और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, बन सकता है, सिंपल है। गोले की बात करते हैं, गोले में विकर्ण वकर्ण नहीं होता, CSA होगा, TSA CSA एक ही बात है, 4πr², आयतन होता है 4/3 πr³। बेलन की बात करते हैं, विकर्ण वगैरह छोड़ो, ये होता है CSA होता है 2πrh, टोटल सरफेस होता है 2πrh+r, आयतन होता है πr²h। शंकु की बात करते हैं, πrl होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, πrl+r होता है आपके टोटल सरफेस एरिया, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ये फॉर्मूलाज आप लोगों को और माइंड में रखने हैं, क्लियर है। बाकी जो जो मैंने इस वीडियोज में बताया है आप लोगों को, वो बेसिक सा आप एक बार देख के जरूर जाना। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप इन चीजों को देख के जाते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो परीक्षा में। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, ग्रुप BC एंड D वालों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। जल्दी आप लोगों से मुलाकात करूंगा और एक पूरा प्रयास रहेगा कि इस छोटी सी क्लास में से 8 जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्लास में से पूछ लिए जाए। तो अगेन विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, रिलैक्स रहिए, अच्छा करके आइए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।